हेलो मेरे यूपी के लाडलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आपका बड़ा भाई रक्षित रावल आपका स्वागत करता हूं वेदांत यूपी बोर्ड 9th 10th। और चलो, जैसे कि हमें पता है, हम लक्ष्य सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम गणित और विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। अपना पहला अध्याय हमारा चल रहा है विज्ञान के अंदर, इसका आज हम दी एंड करने वाले हैं, तो इसको लास्ट तक देखना। सभी टाइप बता दूंगा इसके, जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं इसके सभी प्रकार हम देखने वाले हैं। दो हमने पिछले लेक्चर में देख लिए थे, बाकी के जो बचे हुए हैं हम इसमें कंप्लीट करेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा 30-35 मिनट का, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर आज पूरा हो जाएगा, 4 पार्ट इसके हो जाएंगे। वो 4 पार्ट अगर आपने देख लिए 30-30 मिनट के हैं, एक 40 का है शायद, तो आप पूरा चैप्टर कर जाओगे। बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है एक्टिविटी के थ्रू। आज भी ऐसे ही समझाऊंगा, बस ध्यान से लगे रहो, बने रहो और शेयर कर दो वीडियो को अपने सभी दोस्तों को कि भैया की क्लास आ चुकी है। चलो पढ़ते हैं। चलो भाई, बिना बकवास के शुरू करते हैं, बस ज्यादा नहीं बातें करते, पहले चैप्टर पूरा करते हैं, उसके बाद कुछ बातें करेंगे। ठीक, देख भाई, हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसका भाग 4 है ये। चलो ठीक है सर जी, इतना तो हम समझ गए, आगे बढ़ते हैं। भाई हम जो पढ़ रहे थे, अबे भाई इसमें कैसे दिख रहा है, सही है। चलो देखो, विस्थापन अभिक्रिया आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। द्विविस्थापन हम पढ़ने वाले हैं, उपचयन अपचयन हम पढ़ने वाले हैं, और दैनिक जीवन में जो उनके प्रभाव होते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है बात। चलो, संसाक्षरण और विकृत गंधिता भी हम पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। 2 प्रकार हम इसके देख चुके थे ऑलरेडी, आज हम तीसरा देख रहे हैं। तो तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया। ये कैसी अभिक्रिया होती है सर? ये ऐसी अभिक्रिया होती है, देखो अगर ध्यान से देखा जाए, तो मेरे पास में यहाँ पर 2 तुम्हें दिख रहे हैं, A + BC, यानी कि 2 अभिकारक हैं। 2 अभिकारक हैं, एक कौन सा है A, एक BC। ये जो BC अभिकारक आपको दिख रहा है ये पूरा यौगिक है, ठीक है। नहीं, ये यौगिक है, 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब ये 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ यौगिक है, A + BC पूरा क्या है, अभिकारक है। अब क्या हुआ, ये क्या बोल रही है डेफिनेशन इसकी, ये विस्थापन अभिक्रिया आपको क्या बताना चाह रही है उसको पहले समझा रहा हूं, फिर जाऊंगा डेफिनेशन पे, फिर इसकी परिभाषा देखेंगे। ये बता रही है कि भाई जो आपका A है ना, ये B से ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है। ज्यादा क्रियाशील मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसा समझ लो, ज्यादा ताकतवर है। तो A B से ज्यादा ताकतवर है, तो A ने B के साथ में जो C था उसको छीन लिया, ए ने बी के साथ जो सी वाला था उसको छीन लिया, क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है बी से, और अपने साथ मिला लिया और बी को अकेला छोड़ दिया। तो ए ने बी को क्या किया, विस्थापित किया। इसका मतलब केवल इतना है कि हमारा जो ज्यादा क्रियाशील वाला तत्व होता है वो यौगिक को तोड़ के, दूसरे वाले यौगिक को तोड़ के अपने साथ मिला लेता है, उसको ही हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कि ये जो कमजोर आपका तत्व है इसको अकेला छोड़ देगा। ऐसा मान लो कि भाई जैसे जीवन में आप देखते हो कि 2 दोस्त हैं बहुत पक्के वाले, एक तीसरा आया और वो पैसे वाला था, उसने उसको, देखो दोस्ती वैसे खरीदी नहीं जाती, लेकिन कुछ होते हैं, उसने क्या किया, उसको लालच दिया, लालच दे के अपने साथ मिला लिया और दूसरे कमजोर वाले को अकेला छोड़ दिया। तो यही काम इसमें होता है विस्थापन अभिक्रिया में। अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं, जरा बड़े ध्यान से समझना, जब एक तत्व, ओहो इसका कलर तो चेंज कर लो सर जी। चलो, जब एक तत्व किसी यौगिक में, ये वाला तत्व है, किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को विस्थापित का मतलब क्या होता है, हटाकर उसकी जगह ले लेता है, उसको ही हम क्या कहते हैं मेरे भैया, उसको ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कि एक अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर क्या हुआ, एक यौगिक था, उस यौगिक के तत्व को मिला लिया दूसरे वाले तत्व ने। ये तत्व कौन सा था भैया, ये ज्यादा क्रियाशील था, ये ज्यादा रिएक्टिव था, यानी कि ज्यादा असरदार था, ज्यादा पैसे वाला था। इस ज्यादा पैसे वाले ने दूसरे को अपने साथ खींच लिया और बी को अकेला छोड़ दिया। बी के साथ सी था, इसको खींच लिया अपनी ओर और बी को अकेला छोड़ दिया। तो ये तुम्हारी अभिक्रिया बोली जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। एक बार और पढ़ो, जब एक तत्व यानी कि जैसे ए किसी यौगिक ये रहा बी में उपस्थित दूसरे तत्व को, इसमें से दूसरा तत्व यानी कि बी, इसको विस्थापित कर देता है, बी को अकेला छोड़ देता है, तो उसको ही हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है तुम समझ गए होंगे बड़े अच्छे से इसको। चलो इस उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं भाई, अगर आपको दिख रहा हो Fe है, हाँ गुरुजी Fe है, समझ गए, ठीक है। चलो, एक Fe है यहाँ पे, यानी कि लोहा है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। नहीं,
CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है सर जी, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर के साथ में सल्फेट है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो कॉपर के साथ में सल्फेट है, कॉपर के साथ में क्या है भैया, यहाँ पे सल्फेट है। तो ये जो सल्फेट वाला पार्ट है Fe जो है, इसने इसको अपने साथ मिला लिया, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि क्या होता है भाई, कॉपर जो है ना जिंक और लोहे से कम क्रियाशील होता है, यानी कि कॉपर कम ताकतवर है लोहे और जिंक से। सबसे ज्यादा ताकतवर लोहा है, ठीक है नहीं, उससे कम क्रियाशील है कॉपर, और जिंक से भी कम क्रियाशील है कॉपर। यानी कि अगर मैं रिएक्टिव की बात करूं कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, कौन सा सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा, तो वो भैया आपका लोहा और जिंक, ठीक है, और कॉपर उससे कमजोर है। अभी बताया था जो कमजोर है उसको अकेला छोड़ देता है, यानी कि जो ताकतवर है वो कमजोर को अकेला छोड़ देता है, तो उसको ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ताकतवर है तुम्हारा लोहा Fe ने जो ये Cu था, Cu जो आपका कॉपर है, इसको अकेला छोड़ दिया, इसके पास से सल्फेट, ये जो सल्फेट है इसको आपस में ले लिया, अपने पास ले लिया, ये देख, ये बन गया अब जा आयरन सल्फेट। क्या बन गया, आयरन सल्फेट। तो ये जो आयरन सल्फेट बना है किसकी वजह से बना है भैया, विस्थापन अभिक्रिया की, और Cu अकेला छोड़ दिया बेचारा कमजोर, तो कमजोर को अकेला छोड़ दिया गया है, ताकतवर ने उसके साथी को अपने साथ मिला लिया है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या इतनी बात समझ आई, क्या इतनी बात समझ आई? जब एक तत्व दूसरे यौगिक को तोड़ के क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, तो उसको ही विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। एक एग्जांपल यहाँ देख लो, चलो ये भी देख लो, इसमें भी सल्फेट है भाई कॉपर के साथ में। अब जिंक जो है ये कॉपर से ताकतवर है, जिंक भी कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, इसका मतलब है जिंक ज्यादा क्रियाशील है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो जब ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से जिंक, तो जिंक में ताकत है भाई, इससे ज्यादा ताकत है कॉपर से। तो जिंक ने क्या कहा कॉपर को कि भाई तू एक साइड हट, मैं जो है सल्फेट को अपने साथ मिलाता हूं, मेरा काम नहीं चलेगा, मैं सल्फेट को अपने साथ लेके जा रहा हूं, और कॉपर को एक साइड कर दिया। तो क्या किया, जो यौगिक था, कौन सा यौगिक था, कॉपर सल्फेट का, जो यौगिक था कॉपर सल्फेट का, उसको तोड़ दिया गया है। किस किस के द्वारा तोड़ दिया गया है, इसमें तो भैया Fe ने इसको तोड़ दिया, इसमें तो भैया Fe ने इसको तोड़ दिया, तो FeSO4 बना लिया और कॉपर को अकेला छोड़ दिया। और अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जिंक था और यहाँ पे यौगिक था तुम्हारा कॉपर सल्फेट का, तो क्या किया बताओ, इस जिंक ने भाई साहब सल्फेट को अपने साथ मिला लिया, कॉपर को अकेला छोड़ दिया, तो जिंक सल्फेट इधर बन जाएगा मेरे लाडले, और इधर आपका कॉपर जो है अकेला रह जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जिंक और जो लोहा है ये कॉपर से ज्यादा, जिंक और जो लोहा है कॉपर से ज्यादा क्या होता है मेरे लाडले, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा क्रियाशील होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो दूसरे वाले को साइड कर देगा, यौगिक से हटा देगा, विस्थापित कर देगा, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है तुम्हें बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई। चलो अगली वाले पे बढ़ते हैं, ठीक है नहीं। और यहाँ लिखा हुआ भी है, लोहे ने कॉपर को विस्थापित किया, यहाँ जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया, यहाँ लेड ने कॉपर को विस्थापित किया, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है नहीं। कोई समस्या, इसको भी दिखाना है क्या, ये लेड है तुम्हारा Pb, ठीक है, और यहाँ पे आपका कॉपर क्लोराइड है, देखो। और अब क्या हुआ, अब क्या हुआ मेरे लाडले, ये इज इक्वल टू का साइन मैं बहुत गलत लगा रहा हूं, ऐसा नहीं होता रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन के अंदर तो आपका ये तीर वाला साइन लगता है, ठीक है। अब ये ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है मतलब ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है तो कॉपर से इसको हटा देगा, तो यहाँ पे लेड क्लोराइड बना देगा और कॉपर को अलग कर देगा। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आप समझ आ गए होंगे तुम, सर जी एक है ज्यादा ताकतवर, दूसरे वाले को तोड़ के अपने साथ मिला लेता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया। अगले वाले पे बढ़ते हैं, यह है द्विविस्थापन। कौन सी है भैया, द्विविस्थापन। अगर तुमने पिछले वाले का नाम देखा हो विस्थापन, यानी कि विस्थापन का मतलब विस्थापित करना, विस्थापित करना मतलब एक यौगिक को तोड़ के अपने में मिला लेना, दूसरे वाले को अकेला छोड़ देना, कमजोर वाले को, कम क्रियाशील वाले को, यह द्विविस्थापन है। द्विविस्थापन मतलब यहाँ दोनों ताकतवर है, यहाँ दोनों को जोश आ रहा है, यहाँ दोनों को जोश आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ देखो भाई, अब देखो ध्यान से, इस वाली की साइड देखना भाई, ए ने कहा बी से कि मेरा मन नहीं लगता तेरे साथ, पूरा झगड़ा चल रहा है बी के साथ में, इधर सी का झगड़ा चल रहा है डी के साथ में कि तेरे साथ मेरा काम नहीं चलने वाला, ठीक है नहीं। तो ए ने क्या किया, डी से मुलाकात हो गई, ए की डी से मुलाकात हो गई, तो ए ने डी को बोला कि मैं तो तेरे साथ रहूंगा, तो यहाँ पे डी ने बोल दिया सी को कि मैं तो तुझे छोड़ के जा रही हूं, तो इधर फिर सी ने कहा कि अच्छा अभी देखता हूं, ऐसा कैसे कर दिया, सी ने कहा कि ऐसा कैसे कर दिया, तू मुझे छोड़ के चली जाएगी, टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो मैं बी के साथ चला जाता हूं।
जो यहाँ ए के साथ बी था उसके साथ में तो चला गया सी, ठीक है नहीं, क्योंकि ए पहले से डी के साथ चला गया था। इसका मतलब क्या था कि ए ने सी को साइड किया और डी के साथ मिल गया, लेकिन सी भी कम ताकतवर नहीं था। सी ने बोला भाई साहब अगर तू ऐसा करेगा तो चल मैं भी दिखाता हूं तुझे अपना जलवा। तो सी ने बी के साथ मिलकर अपना एक यौगिक बना दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यानी कि अगर एक तत्व दूसरे यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा है, हटा रहा है, तो वो दूसरे वाला जो हटाया गया है ना, वो पहले वाले के यौगिक में जो तत्व बचा हुआ था उसके साथ मिल जाता है। इसका मतलब क्या है, अदला बदली हो रही है। इसका मतलब आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इधर ए तो चला गया डी के पास, ठीक है नहीं, तो सी किसके पास चला गया, बी के पास। तो ए ने डी के साथ मिलकर एक यौगिक बनाया और सी ने बी के साथ मिलकर एक यौगिक बनाया। दोनों की जगह बदल गई, दोनों के जीवन साथी बदल गए, ठीक है नहीं। तो अब तो समझने होंगे बड़े आराम से। चलो इसको देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण से बड़े अच्छे समझ जाओगे। ये तुम्हारा देखो सोडियम सल्फेट, ये आपका सोडियम सल्फेट है भैया जी, ठीक है सर जी। ये है आपका बैरियम सल्फेट, ठीक है जी। बैरियम क्लोराइड। एक सोडियम सल्फेट है, एक बैरियम क्लोराइड है। तो क्या हुआ, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, अगर तुम्हें ध्यान से यहाँ पर दिखाई दे रहा हो मेरे लाडले, यहाँ पे जो तुम्हारा Na है यानी कि सोडियम है, इसके साथ सल्फेट, इसके साथ क्या है, सल्फेट है। और अगर तुम्हें यह भी ध्यान से दिख रहा हो कि ये जो तुम्हारा बैरियम है इसके साथ क्लोराइड है, हाँ गुरुजी दिख रहा है, ठीक है, ये यौगिक है। तो क्या हुआ, इनमें झगड़ा चल रहा था, बहुत ही जबरदस्त बहुत ही जबरदस्त वाला झगड़ा चल रहा था भैया। तो इसने सोडियम ने इसके साथ में लड़ाई करके बोला कि मैं जा रहा हूं क्लोरीन के पास, मैं तो क्लोराइड के साथ जाऊंगा, ठीक है नहीं। तो फिर क्लोराइड के साथ गया, तो इस क्लोराइड ने बैरियम छोड़ दिया। क्लोराइड बोल रहा है कि नहीं मैं तो भाई इसके साथ जाऊंगा सोडियम के। तो बैरियम अकेला छोड़ दिया। बैरियम ने कहा तू जा, तू जा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। तो ये यहाँ पे चला गया, इसने कहा तेरी मर्जी मेरा क्या, लेकिन बैरियम ने सल्फेट के साथ में अपना बॉन्ड बना लिया। तो क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान। यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ में चला गया और यहाँ पे बैरियम सल्फेट के साथ में चला गया। तो ये बन गया बैरियम सल्फेट मेरे लाडले, और ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या समझ में आया, आयनों का आदान प्रदान हुआ। यानी कि एक ने दूसरे के यौगिक को तोड़ा, तो जो दूसरे वाला है उसने पहले वाले को तोड़ दिया। यानी कि दूसरे वाला पहले वाले के साथ में मिल गया, पहले वाला दूसरे वाले के साथ में मिल गया। यानी कि हम बोल सकते हैं AD के साथ CB के साथ। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर सोडियम ने क्लोराइड के साथ में मिलकर बना लिया अपना यौगिक, तो भाई साहब ये बैरियम ने सल्फेट के साथ मिलकर अपना यौगिक बना लिया। अकेला नहीं रहूंगा कोई सा भी। यहाँ दोनों में जिद चल रही है कि अकेला नहीं छोड़ सकते तुम, क्योंकि हमने विस्थापन में देखा था वहां तो अकेला छोड़ दिया बेचारा Cu। ये देखो कॉपर अकेला छोड़ दिया, कम ताकतवर था, ये किसी के साथ अपना यौगिक ही नहीं बना सका, ये अकेला जी रहा है, ये बोल रहा है कि मुझे जीना ही नहीं किसी के साथ, ठीक है नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ देख सकते हो, यहाँ बहुत चालाक है बैरियम, ये बोल रहा है कि नहीं अगर तू जाएगी तो मैं दूसरी को देख लूंगा, ठीक है। ये इसकी बहुत गलत सोच है, लेकिन बदतमीज लड़का है ये, ठीक है। अब समझ में आ गया, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसकी डेफिनेशन देख लो, अब इसकी डेफिनेशन देख लो भैया, ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयनों के बीच में जो आपके अभिकारक है ना, इसके जो आयन हैं वे आपस में आदान प्रदान करते हैं। बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ समझा चुका हूं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात। और इसका दूसरा नाम भी है मेरे लाडले, ये जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है भैया। ये लाइन जो आपको अभी बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह तुम्हें अवशेप लिखा मिलेगा। तो ये भी क्या है भाई, आमतौर पर इसमें अवशेप बनता है, ठीक है। क्लियर है बात, प्रिसिपिटेट बनता है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो इनमें अंतर क्या है दोनों में, विस्थापन में और भैया द्विविस्थापन में, इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर क्या है भैया बताओ। सर इसमें अंतर क्या है बताओ। अंतर यह है भैया, एक तत्व को दूसरे से हटा दिया जाता है विस्थापन में, तो दूसरा अकेला छोड़ दिया जाता है, बी अकेला छोड़ दिया ए ने, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों तत्व आपस में जगह बदल लेते हैं, ए ने सी के साथ बदल ली और डी के साथ बदल लिया, तो सी ने बी के साथ बदल लिया। ये मैं समझा चुका हूं बड़े आराम से, ठीक है। चलो, और ये याद रखना जो बैरियम सल्फेट है ना भाई, ये प्रिसिपिटेट यानी ये अवशेप जो बन रहा है, ये जो बैरियम सल्फेट है ना, ये हार्ड होता है, ठोस होता है, ये ठोस बनता हुआ दिखाई देगा। जब हम आपस में सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को मिलाएंगे ना, तो एक ठोस पदार्थ हमें बनता हुआ दिखाई देगा, वो है आपका बैरियम सल्फेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोनों टाइप आप बड़े अच्छे से शानदार तरीके से सीख गए होंगे, है ना।
चलो अब एक और हम देखते हैं, उपचयन और अपचयन। सर जी ये क्या है उपचयन अपचयन? भैया उपचयन ऑक्सीडेशन, अपचयन रिडक्शन। तो ये दोनों बहुत ही आसान हैं और बहुत ही मजेदार हैं, इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये टाइप भी देख लेते हैं। ये टाइप क्या कहते हैं भाई? जिस रिएक्शन में, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, सीधा सीधा समझ लो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है वो आपका उपचयन है, और जिसमें से ऑक्सीजन कम होती है वो आपका रिडक्शन है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूं, जरा उसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है? नहीं, इसमें क्या हो रहा है भैया? आपकी ऑक्सीजन क्या हो रही है भैया? ऑक्सीजन तो आपकी इसमें जुड़ रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना और भैया हाइड्रोजन का कम होना। ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन कम होती है इसके अंदर। अपचयन के अंदर क्या होता है भैया? इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, यानी कि हाइड्रोजन तो बढ़ता है और ऑक्सीजन भैया कम होता है, ऑक्सीजन कम होता है। तो जिसमें ऑक्सीजन कम होगा उसमें क्या, उसको बोलेंगे अपचयन। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा बढ़ेगा उसमें होगा उपचयन। यहाँ पर भी आप इसके एक एक पॉइंट पढ़ सकते हैं, एक एक पॉइंट को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखो बड़े ध्यान से मैं बता रहा हूं तुम्हें, एक एक पॉइंट को ध्यान देना। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है यानी कि ऑक्सीजन बढ़ती है तो उपचयन है भैया, ठीक है? चलो, हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी कि हाइड्रोजन कम होता है तो भाई साहब क्या है वो? अगर हाइड्रोजन कम हो रहा है तो वो क्या है, जरा बताओगे मुझे कोई? हाइड्रोजन कम हो रहा है तब भी वो आपका उपचयन है। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में, किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन आपको कम होता हुआ नजर आ रहा तो वो उपचयन है, या कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ती हुई नजर आ रही तो उपचयन है। अभी उदाहरण दूंगा, देखते रहो, समझा रहा हूं बस। पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीकृत ही होगा, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो। और यहाँ क्या है, इसको हम ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। चलो भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। इसमें अपचयन में क्या है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है। बेटा ह्रास का मतलब बड़े ध्यान से याद रखना है, जो ह्रास होता है ना, ये जो ह्रास होता है इसका मतलब क्या होता है भैया? कम। इसका मतलब क्या होता है? कम, ठीक है? नहीं तो ये जो ह्रास है इसका मतलब है कम। और हाइड्रोजन की इसमें क्या होती है? वृद्धि होती है, एकदम उसका उल्टा है, ऑपोजिट है, ठीक है? चलो सर जी इतना भी समझ गए। पदार्थ क्या है भैया? आपका अपचयित होता है ठीक है? पदार्थ आपका अपचयित होता है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ आपका अपचायक एजेंट होता है जिसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। यानी कि 4 पॉइंट इसके है, 4 पॉइंट इसके। सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना है, अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो भैया उपचयन है, और ऑक्सीजन घट रही है तो भैया अपचयन है। इसका उल्टा भी कह सकते हैं, अगर हाइड्रोजन घट रहा है तो उपचयन है, और हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो भैया अपचयन है। सर समझ गए बड़े आराम से दोनों। पर उदाहरण देख, एक उदाहरण देता हूं सिंपल वाला, एक बड़ा ही सिंपल वाला उदाहरण है मेरे पास। देख, हमने शुरू में ही एक किया था, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक रिएक्शन की थी जिसमें Mg+O2, यानी कि हमने क्या किया था? मैग्नीशियम को जला दिया था। ऑक्सीजन के संपर्क में आके ही कोई वस्तु जलती है, उसका दहन कर दिया था, जहां से यहाँ क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। याद है तेरे कुछ या नहीं? MgO, यहाँ मैंने 2 लगाया था, फिर यहाँ 2 लगाया था, इसको संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। एक एक चीज याद आ रही होगी। तो ये जो अभिक्रिया है, ये उपचयन है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ी है, ऑक्सीजन बढ़ी है, Mg के साथ में ऑक्सीजन मिली और ऑक्सीजन का बढ़ना, इसका मतलब उपचयन। समझ आई बात? समझ आई बात सर? मजा आ गया बड़े अच्छे से सर, बहुत अच्छे से समझ आ गई चीजें हमारे, मजा आ गया सर, मजा आ गया, ठीक है? चलो ऐसे ही यहाँ पे देख लो। अब एक चीज और याद रखना, एक रिडॉक्स होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है रिडॉक्स वाला ना, ये रिडॉक्स वाला पूछ लिया जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है भैया? रिडॉक्स अभिक्रिया, इसको रिडॉक्स ही बोलते हैं। और वैसे इसको उपचयन अपचयन इकट्ठा बोल देते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया ऐसा भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं रिडॉक्स, ठीक है? इसमें क्या है, जहां पर आपका अपचयन और उपचयन एक साथ हो रहा हो, यानी कि वहां ऑक्सीजन भी जुड़ रही है और हाइड्रोजन भी जुड़ रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी बढ़ रही है और हाइड्रोजन भी बढ़ रही है। ऐसा भी बोल सकता हूं, एक साइड से हाइड्रोजन घट रही है, दूसरी साइड से ऑक्सीजन घट रही है, बोल सकता हूं या नहीं? तो एक साइड, इस ये रिएक्शन को ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूं। यहाँ पे आपका Cu+O था, हाँ सर जी, ठीक है, ठीक है? यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है सर जी। क्या हुआ जब इधर से इधर रिएक्शन हुई तो यहाँ O था, पहले ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया। और जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाए वो कौन सी होती है भैया? अपचयन। तो Cu का क्या हुआ? अपचयन। Cu का क्या हुआ? अपचयन। सर बड़े मजे से समझ गए, CuO था, O हट गया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। और सर ऑक्सीजन की कमी तो अपचयन हुआ, किसी में हुआ? CuO में, ठीक है भैया, ठीक है। अब H2 था इधर,
H2 के साथ में ऑक्सीजन मिल गई तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गई भाई, जुड़ गई। और जहां ऑक्सीजन जुड़ जाती है वो उपचयन है, जहां ऑक्सीजन कम हो जाती है वो अपचयन है। इसमें ऑक्सीजन कम हुई CuO में, Cu को अकेला छोड़ दिया, O हट गया तो ऑक्सीजन कम हो गई, इसका मतलब ये अपचयन हुआ है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन गैस अकेली थी, इसके साथ में O जुड़ गया, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ भैया, उपचयन हुआ। तो H2 का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। क्या समझ में आई, H2 का तो उपचयन हुआ। अभिक्रिया के बाद देखते हैं हम क्या हुआ, हम दोनों को कंपेयर करते हैं, ये अभिक्रिया से पहले है, ये अभिक्रिया के बाद है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद को हम कंपेयर करते हैं। तो अभिकारक में Cu के साथ ऑक्सीजन थी लेकिन उत्पाद में नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन कम हुई, ऑक्सीजन कम हुई तो अपचयन हुआ, ऑक्सीजन कम हुई तो अपचयन हुआ, ऑक्सीजन कम हुई तो अपचयन हुआ। और यहाँ हाइड्रोजन अकेला था लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का कम हो जाना अपचयन। अब इसमें दोनों हो रहे हैं, उपचयन भी अपचयन भी। और जहां दोनों एक साथ हो रहे हो, एक ही अभिक्रिया में हो रहे हो, एक ही रिएक्शन में हो रहे हो, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या इतनी बात समझ आई, क्या रिडॉक्स समझ आई। रिडॉक्स में आप लिख भी सकते हैं रिडक्शन प्लस ऑक्सीडन एक साथ होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है भैया। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं इधर से, वरना आप बोलोगे सर क्या क्या करते रहते हो आप। देख भाई, ये इसकी डेफिनेशन भी याद रखना, ये इसकी डेफिनेशन भी याद रखना, जहां रिडक्शन और ऑक्सीजन एक साथ, ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं, ठीक है नहीं। या मैं बोलता हूं जहां पर आपका अपचयन, रिडक्शन मतलब भैया क्या है, रिडक्शन मतलब है अपचयन, तो जहां अपचयन, ठीक है नहीं, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, उपचयन, जहां अपचयन और उपचयन एक साथ हो रहे हो अभिक्रिया में, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन या उस अभिक्रिया को अपचयन उपचयन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या इतना समझ में आया, रिडॉक्स अभिक्रिया समझ आई। हाँ सर बड़े मजे से समझ आई। क्या उपचयन समझ आया, जहां ऑक्सीजन कम हो जाती है, जहां ऑक्सीजन कम हो जाती है सर अपचयन होता है, जहां ऑक्सीजन जुड़ जाती है सर वो आपका क्या होता है बताइए, उपचयन होता है। अब कुछ उदाहरण देता हूं अपचयन उपचयन के, बड़े आराम से तुम समझ जाओगे उनसे, बड़े आराम से। यहाँ पे कुछ उदाहरण है, देखो उपचयन और अपचयन के, ये बताना किसमें रेडॉक्स है, किसमें उपचयन है, किसमें अपचयन है। लिख रखा है मैंने, लेकिन चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी, पहले खुद को सोल्व करना भैया। ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी। सर जी इसमें ओ यहाँ से कम हुआ और सर इसमें ओ जुड़ गया, यानी कि दोनों एक साथ हुए, इसमें उपचयन भी अपचयन भी, तो ये रेडॉक्स है। तो सर जी ये रेडॉक्स है, बड़े आराम से समझ में आ गया रे। ये वाली देखो जिंक, अब यहाँ ध्यान से देख, जिंक के साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन हट गई तो ZnO का क्या हुआ सर जी, अपचयन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई है, ठीक है। यहाँ C अकेला था, C के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, यहाँ क्या हुआ सर जी, CO का हमारा उपचयन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई है, तो उपचयन भी हुआ अपचयन भी हुआ, इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन है। ये लिखा हुआ भी है, ZnO अपचयित है और C उपचयित है। इस वाले को देखते हैं, क्या समझ आई ऊपर वाली भी। हाँ सब बड़े आराम से समझ आ रही होगी, लिखते रहना साथ साथ लाडले, ठीक है ना। इनको नोटबुक में जरूर लिख लेना। ये कुछ एग्जांपल है उपचयन के, अपचयन के और रिडॉक्स के। तो जहां उपचयन अपचयन इकट्ठे हो रहे हैं रिडॉक्स है, और जहां इकट्ठे नहीं हो रहे वहां हम पहचान कर ही लेंगे। इसमें भी देखते हैं भाई, इसके साथ ऑक्सीजन है, O2 दिखाई दे रहा होगा, MnO2, ठीक है सर जी। ये जो O2 है तुम्हारा ये हट गया, देखो ये O2 चला गया इसके साथ में, O तो इसके साथ में चला गया, इसका Cl इसके साथ में चला गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन कम हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन कम हुआ, और लेकिन यहाँ पर क्या हुआ भैया, ओहो ये कैसा लिख दिया मैंने, दोबारा लिखता हूँ दोबारा लिखता हूँ दोबारा लिखता हूँ। ये आपका है देखो MnO, यहाँ Mn जो है यहाँ से अकेला हो गया, ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ, कम हुआ। सर जी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ अगर तुम देख रहे होंगे यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ भाई, बढ़ गया, यहाँ ऑक्सीजन बढ़ गया, यहाँ ऑक्सीजन कम हुआ। तो जहाँ ऑक्सीजन कम होता है वो क्या होता है सर जी, अपचयित होता है हमारा, ठीक है। अपचयन बोलते हैं जिसको हम सर जी, अपचयन, ठीक है। और जो ऑक्सीजन बढ़ जाता है सर जी, उपचयन, ठीक है। ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको रिडक्शन बोलते हैं। तो अपचयन उपचयन दोनों हो रहे हैं, इसका मतलब अपचयन अपचयन दोनों हो रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स है सर। अब इसमें तुम मुझे एक चीज बताओ, चलो अपचयन उपचयन तो हो ही रहा है, तुम एक चीज अगर ध्यान से देख रहे हो तो इसमें विस्थापन हो रहा है कि द्वितीय विस्थापन हो रहा है, इसमें विस्थापन अभिक्रिया हुई है कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हुई है, बताओ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है,
ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन और डिस्प्लेसमेंट आपकी विस्थापन। सर जी मैं ध्यान से देख रहा हूं MnO के साथ O2 था, तो O2 तो सर H के साथ चला गया। हाँ सर जी, ये जो इसके साथ में Cl था सर, ये तो Mn के साथ में चला गया, तो Mn को अकेला छोड़ के जाती है रे ऑक्सीजन, तो Mn ने कहा मैं क्लोरीन के साथ चला जाऊंगा। तो जब दोनों ने आदान प्रदान किया तो तू मुझे कमेंट में बताना कौन सी रिएक्शन होती है, लिख देना जरा कमेंट के अंदर, ठीक है नहीं। चलो अब यहां पर क्या है भैया, Cu+O, भाई ऑक्सीजन जुड़ गया कॉपर के साथ, ऑक्सीजन जुड़ गया कॉपर के साथ, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुआ है भाई, जुड़ा है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुड़ा है। और जब ऑक्सीजन जुड़ता है या बढ़ता है तो हमारी कौन सी होती है भैया, उपचयन होती है, सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो, यहाँ CuO के साथ में H2 है, लेकिन जब मैं इसके बाद देख रहा हूं तो Cu अकेला है, ऑक्सीजन हट गया। सर जी Cu अकेला है, ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन अगर हटा है, ऑक्सीजन अगर हटा है तो कौन सा है जरा बताएगा मुझे, ऑक्सीजन अगर हटा है, ऑक्सीजन अगर हट गया है तो कौन सा हुआ है, बता 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 बता। ऑक्सीजन हट चुका है इधर से, वो इसके साथ मिल गया, वो इसके साथ मिल गया ना, तो ये इधर देखो, इधर से तो कम हो गया ना Cu के साथ में, अगर मैं Cu के साथ देख रहा हूं तो वहां से कम हो गया, इसका मतलब अपचयन है, इसका मतलब अपचयन है। चलो सर जी बड़े मजे से समझ आ गया सर, उपचयन अपचयन रेडॉक्स हम बहुत अच्छे से धुआंधार तरीके से सीख गए हैं। चल एक देखो भैया आपका क्या होता है, अच्छा एक आपका होता है ये संचाकरण, ये क्रोजन बोलते हैं जिसको, ठीक है नहीं। ये क्या है, सनअक्षारण, ठीक है नहीं। सनअक्षारण क्या है, सनअक्षारण क्या है भाई, जब कोई धातु वायु जल या किसी अन्य पदार्थ के संपर्क से धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तो इस प्रक्रिया को सनअक्षारण कहते हैं, सनअक्षारण कहते हैं, सनअक्षारण कहते हैं। किसको कहते हैं सनअक्षारण, बताओ जरा, किसको कहते हैं भैया, जब कोई वस्तु को हम हवा के संपर्क में छोड़ देते हैं जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है ना, या पानी के संपर्क में छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है। धातु की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, धातु की बात कर रहा हूं भैया। धातु जानते हो ना, जैसे कि लोहा। अच्छा एक बात बताओ, अगर लोहे को मैं अकेला छोड़ देता हूं, अगर मैं लोहे को अकेला छोड़ देता हूं, अगर मैं लोहे को छोड़ देता हूं हवा के अंदर, कुछ समय बाहर रख देता हूं ऐसे ही, जैसे कि आपका देख परिभाषा इसकी क्या है, परिभाषा है धातु का ऑक्सीकरण होता है, इसमें उपचयन होता है भैया, उपचयन होता है। सर कैसे, देख Fe को मैं अगर ऑक्सीजन के साथ छोड़ देता हूँ, Fe को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ छोड़ देता हूँ तो वो क्या बनाता है पता है ना तुझे, Fe3O4 बनाता है या नहीं, हाँ सर जी Fe3O4 बनाता है। आयरन ऑक्साइड हमें तो पता है सर, आयरन ऑक्साइड बनाता है, इसका मतलब वो जंग लग जाता है उसके ऊपर। जैसे कि ये रहा तुम्हारा कारण क्या है, O2 के संपर्क में छोड़ देना, O2 के संपर्क में छोड़ देना, या H2O पानी के संपर्क में छोड़ देना जल के, या अम्ल एसिड के एसिड बेस के संपर्क में छोड़ देना। यानी कि कोई धातु है उसको हमने बाहर रख दिया, तो बाहर रख दिया तो भाई ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी या नमी के संपर्क में आएगी, नमी मतलब H2O, ठीक है नहीं, तो खराब हो जाएगी। अब जब हम किसी धातु को वायु जल, याद रखना, किसी धातु को वायु जल या किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में छोड़ देते हैं और वो धीरे 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 नष्ट होने लगती है, तो उस प्रक्रिया को हम सनअक्षारण बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। समझ में आई बात, संचालन पता चल गया, संचालन पता चल गया, हाँ सर संचालन हमें आराम से पता चल गया। जैसे कि लोहा है, हम कुछ समय बाद अगर उसे ऐसे ही छोड़ दें हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में, तो उस पर जंग लग जाएगा और लोहा खराब हो जाएगा और टूटने लगेगा। तो वही आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसमें, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है Fe2O3, सॉरी मैंने क्या बना दिया था भैया, Fe+O2 को मिला के Fe2O3 है ना, ये बनेगा, ये बनेगा, बाई मिस्टेक था। और अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा मुझे, लेकिन यहाँ 3 है तो क्या करेगा मेरे लाडले, यहाँ बता 3 है तो क्या करेगा भाई, 3 दूनी 6 करना पड़ेगा तुझे यहाँ पे, ठीक है नहीं, फिर वहां भी 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ पे भैया 4 लगाओ, इधर यहाँ पे क्या लगाओ 4, अब ये बैलेंस हो गई, अब ये बैलेंस हो गई, अब ये बैलेंस हो गई, ठीक है। समझ में आई बात, हाँ सर जी बड़े मजे से समझ आ गई कि अब ऐसे हम बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित भी कर सकते हैं। चलो देखो चांदी का काला पड़ना, अगर चांदी को ऐसे ही छोड़ देते हो तुम संपर्क में ऑक्सीजन के, या तुम छोड़ देते हो किसी धातु के साथ में, तो वो काला पड़ने लगती है। तांबे पर हरी परत आ जाती है, इसका मतलब वो भी खराब होता जा रहा है, तो वो
कौन सी प्रक्रिया हो रही है उसमें? संसारण, सनक्षारण, संसारण बोलो सनक्षारण बोलो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। नहीं, जहाज पुल, देखो इसमें नुकसान क्या है भाई, जहाज पुल रेलिंग कमजोर हो जाते हैं, जैसे जहां लोहा लगा होता है अगर वहां जंग लग जाए तो भैया वो कमजोर हो जाते हैं, ठीक है सर जी। और इनका बचाव क्या है, जैसे तुमने देखा होगा, अच्छा घर में कोई भी लोहे की चीज आती है तो सबसे पहले जो हमारे बड़े हैं वो क्या बोलते हैं, इसको पेंट करके रख दे, इसको पेंट कर दे अच्छे से। क्यों करवाते हैं पेंट? ताकि उस पे जंग ना लगे। तो जंग से बचाने के लिए, इसका मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए वो चीज, उससे बचाने के लिए कि भाई हम खुले में छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी या नमी के संपर्क में आएगी, नमी मतलब H2O, तो अगर उसके संपर्क में आएगी तो धीरे धीरे खराब हो जाएगी। किस प्रक्रिया से खराब होगी? सनक्षारण से खराब होगी। तो इसीलिए मेरे लाडले हम क्या करते हैं उसे बचाने के लिए, या तो हम पेंट करते हैं या उस पर तेल लगाते हैं या भाई साहब ग्रीस वगैरह लगाते हैं, ठीक है। नहीं, या अगर तूने देखा हो तो डिब्बे को बंद करके रख देते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा वो तो खाने वाला हो गया, वो हम अगले उसमें देखते हैं। ये तो धातु है, समझ में आई बात? तो किसी धातु का जल के, वायु के या किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आके धीरे धीरे नष्ट हो जाना, इस प्रक्रिया को सनक्षारण बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। जो तुझे पता है लोहे का होता है हाल, बाहर छोड़ के देख लेना लोहे का, कुछ समय बाद उस पर जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा, बीच में से टूटने लगेगा। तो इसीलिए उस प्रक्रिया को हम संचारण बोलते हैं, उसे बचाने के लिए हम पेंट वगैरह करते हैं। चलो अब लास्ट है इसमें, लास्ट क्या है इसमें? विकृत गंधिता। सर विकृत गंधिता क्या होती है भाई? रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, दोनों एक जैसे ही है, सनक्षारण भी और विकृत गंधिता भी। लेकिन फर्क क्या है? वो धातु के लिए होता है और ये भाई खाने के लिए होता है। ये जो तेल से बनी चीजें होती हैं, जब वसा और तेल लंबे समय तक खुले में रहते हैं तो ऑक्सीकरण के कारण उनका स्वाद और गंध बदल जाती है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। भाई देख, दोनों में ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीकरण हो रहा है भैया, इसमें भी ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का होने का मतलब है कि सर उपचयन हो रहा है, इस वाले में भी उपचयन होता है और इस वाले में भी लाडले क्या होता है भैया? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सही सर उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रही है। और जब ऑक्सीजन जुड़ती है, जैसे मैंने इसमें उदाहरण तुम्हें दिया ही था Fe+O2, तो ऑक्सीजन जुड़ रही है। और जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उपचयन होता है। सर कोई तेल से बनी चीजें हैं, कोई जब तेल से बनी चीजों को तुम ज्यादा समय तक ऐसे ही छोड़ दोगे तो कुछ समय बाद जब उसको खाओगे तो कैसा होगा? सर स्वाद बदल जाएगा, खराब हो जाएगी, बदबू आने लगेगी, उसमें से गंध आने लगेगी। तो उसको, उस प्रक्रिया को ही, जो उसके अंदर रिएक्शन हुई है, जो उसके अंदर अभिक्रिया हुई है, उसको ही विकृत गंधिता बोलते हैं। उसको ही क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ आई मेरी? क्या मेरी इतनी बात तुझे समझ आई बड़े अच्छे से कि उसको ही हम विकृत गंधिता कहते हैं? ठीक है, नहीं समझ में आई बात? ठीक है सर जी। दोनों में अंतर क्या है सर, विकृत गंधिता और संसारण में? भाई संसारण क्या है? उसमें धातु, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये उसमें धातु है, धातु खराब हो रही है, ठीक है। नहीं, धातु खराब हो रही है वायु और पानी के संपर्क में आके। लेकिन यहाँ तेल से बनी चीजें खराब हो रही है, यहाँ भोजन खराब हो रहा है। तो भैया लाडले, कारण है कि जब तेल वसा का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि हम खुले में छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगी, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगी तो कुछ समय बाद वो खराब हो जाएगी, ठीक है। नहीं, खराब स्वाद और गंध हो जाती है, इसके लक्षण हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए बासी मक्खन, पुराना तेल, पुराने तेल को छोड़ दो वो भी खराब हो जाएगा। और मक्खन को, अगर बासी मक्खन हो जाएगा, उसको खुले में छोड़ देंगे मक्खन को, कुछ समय के बाद वो भी खराब हो जाएगा, ठीक है। नहीं, तो हानिकारक तो हो ही सकता है बिल्कुल, इसके नुकसान स्वास्थ्य को सीधा डायरेक्ट हमारे असर करेंगे। इससे बचाव क्या है? अच्छा तुमने जो ये देखा है चिप्स वगैरह खाई है, तो चिप्स के जो पैकेट है में भी तो भाई चिप्स भी तो तेल से बनती है ना। सर चिप्स भी तेल से बनती है, लेकिन वो इतने समय तक क्यों रहती है? तो उसमें तेल से बनी चीजों को बचाने के लिए, यानी कि विकृत गंधिता वाली उसमें अभिक्रिया ना हो, उससे बचाने के लिए भैया उसमें गैस भरी जाती है, जिसका नाम है N2 गैस, यानी कि नाइट्रोजन। तो खाद्य सामग्री में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इस वजह से वो क्या होती है? बची रहती है। तेल से बनी वाली चीजें कुछ समय तक बची रहती है, ठीक है। नहीं, और दूसरा हम फ्रिज में रखते हैं, यानी कि उसका तापमान कम कर देते हैं, तब भी वो बच जाएगी, ठीक है। नहीं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो पदार्थ हैं उसको भी हम उसमें लगा सकते हैं। या बंद डिब्बे में रख लेते हैं कुछ समय तक, जहां वायु ना जाए, तो बंद डिब्बे में रखेंगे तो अंदर उसमें वायु प्रवेश नहीं करेगी तो भैया बच जाएगी, ठीक है। नहीं, चलो, या छोटे पैक कर लेते हैं, कम मात्रा में हम खरीदते हैं चीजों को ताकि वो खराब ना हो, कुछ समय बाद ही हम उसको खत्म कर दे, निपटा दे, खा खू के। दोनों में अंतर देख लो, सनक्षारण और विकृत गंधिता। संसारण और विकृत गंधिता में क्या अंतर है भैया? विशेषता किस पर होता है भैया? ये देखो ध्यान से, ये देखो सर जी, सनक्षारण तो धातुओं पे होता है, विकृत गंधिता तेल और वसा पे होती है, ठीक है सर। कारण क्या है? ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और अम्ल, यानी कि एसिड के
संपर्क में आ जाएगा, या आपका ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, हवा में खुला छोड़ देते हैं इसको तो खराब हो जाती है। यहाँ धातु कमजोर हो जाती है भाई, यहाँ भोजन खराब हो जाता है, बस यही अंतर है। हो दोनों में ही चीजें खराब रही है ऑक्सीजन के संपर्क में आके, बस यहाँ धातु हो रही है, वहां तेल से बनी चीजें यानी कि भोजन। यहाँ जंग लग जाता है, काली पड़ जाती है चांदी वगैरह, तो यहाँ क्या होता है भाई, बासी मक्खन और तेल वगैरह इसके उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, इसके बचाव क्या है, पेंट कर देना भैया, पेंट वगैरह कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, जिसको हम परत चढ़ाना बोलते हैं। जैसे हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जो हमारा टायर होता है ना, टायर किसका, साइकिल का, उस पे जो चमकीला सा होता है वो जिंक की परत होती है, जो उस टायर को, जो उस लोहे को बचाती है, किससे भैया, किससे बचाती है, खराब होने से, जंग लगने से, तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन समझ आया, जिंक की परत को चढ़ा देते हैं कई बार। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस से भर देते हैं या फ्रिज में रखते हैं, या ऑक्सीडेंट जो आपके होते हैं उनको हम यूज करते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन से बचाव करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज बहुत आराम से पढ़ ली है, सारे टाइप हमने कवर कर लिए हैं, सारे प्रकार हमने देख लिए हैं, और ये चैप्टर आपका हो गया है फिनिश। और अगर आपको पहला अध्याय बिल्कुल समझ आया हो, एक एक चीज समझ आई हो, अच्छे से नोट्स आप बना लेना इसके, तो भाई लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर वीडियो का आपको पता चलता रहे। तो चलो अब नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद।